Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Chinwani, Bhilai. Today we are going to learn something about Negotiable Instrument Act 1881. So in earlier अपने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि विनिमय साध्य विलेख क्या होता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13 में जो विनिमय साध्य की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार विनिमय साध्य विलेख पत्र से आशय किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र या चेक से है जिसका भुगतान वाहक या आदेशानुसार व्यक्ति को हो सकता है। अर्थात विनिमय साध्य विलेख में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं: प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र या चेक। अब हम देखते हैं कि ये जो विनिमय साध्य विलेख है ये इनके जो प्रमुख प्रकार हैं, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सो इम्पॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर नंबर 1 इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट according to section 11 of Negotiable Instrument Act 1881. Promissory note, bills of exchange or check drawn or made in India and made payable in India or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलेंगे देशी विलेख, जिसका वर्णन धारा 11 में किया गया है। वह ये जो विलेख हैं भारत में बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं या भारत में देय होते हैं। भारत में किसी निवासी व्यक्ति पर बनाए एक प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, धनादेश को एक देशी विलेख माना जाएगा। इसके अनुसार इसमें 2 बातें मुख्य हैं। पहला, यह भारत में बनाया गया है तथा भारत में ही देय है। दूसरा, यह भारत का निवासी किसी व्यक्ति पर भारत में बनाया गया हो। सेकंड इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, एनी सच इंस्ट्रूमेंट which is drawn outside India and made payable outside or inside India, or it is drawn in India upon persons resident outside India and made payable outside India. विदेशी विलेख, जिसका वर्णन धारा 12 में किया गया है। ऐसा कोई विलेख जो धारा 11 में, यानी कि जो देशी विलेख है जिसका वर्णन किया गया था उस धारा 11 में बताए गए के अनुसार बनाया गया है, लिखा गया है, लिखा या दे लिखा नहीं गया हो तो वह एक विदेशी विलेख माना जाएगा। मतलब इसका जो लक्षण होता है विदेशी विलेख का वो क्या होगा? पहला ये कि भारत के बाहर लिखा गया है तथा भारत के बाहर या अंदर भुगतान योग्य है। दूसरा, भारत में भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को लिखा गया हो तथा भारत के बाहर ही भुगतान के योग्य हो तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। थर्ड इज bearer इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, a promissory note, bills of exchange or check is payable to bearer when it is expressed to be so payable, or on it the only or the last endorsement is an endorsement in blank. वाहक विलेख क्या होता है? वाहक विलेख का वर्णन धारा 13 में किया गया है। एक प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक वाहक को दे तब माना जाता है जब पहले नंबर पे होता है यह इस तरह देय होता है। दूसरा, यह
या इस पर केवल एक व्यक्ति हो या इसका आखिरी पृष्ठांकन जो है वो कोरा हो, ब्लैंक हो, उस पर कुछ ना लिखा हो। अतः एक व्यक्ति जो वाहक को दे एक विलेख का विधिपूर्ण अपने अधिकार में रखता है, विधिपूर्वक अपने अधिकार में रखता है, वही उस विलेख का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा। चौथा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, ए प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और check is payable to order which is expressed to be so payable or to be payable to a particular person and does not contain any words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable। आदेश विलेख धारा 13 में ही इसका वर्णन किया गया है। आदेश पर देय एक प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र या चेक हो सकता है। जो पहला है, ऐसे भुगतान हेतु एक विशिष्ट व्यक्ति को भुगतान हेतु अभिव्यक्त है। दूसरा हो सकता है उसमें ऐसे कोई शब्द नहीं है जो हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाते हों या कोई ऐसी इच्छा इंगित की गई हो कि वह हस्तांतरणीय नहीं होगा। 5वें नंबर पे है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ए प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट और when no time for payment is specified in it। A check is always payable on demand as it can't be expressed to be payable otherwise। मांग विलेख है, इसका वर्णन धारा 19 में 19 में किया गया है और इसके अनुसार कोई भी प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय विपत्र जिसमें भुगतान के लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है तथा एक धनादेश मांग पर देय होता है। अर्थात कि धनादेश जो है, धनादेश मीन्स चेक जो होता है वो मांग पर देय होता है और उसको उस बैंक में पुट अप करना पड़ता है। पर जो विनिमय विपत्र हैं और प्रतिज्ञा पत्र हैं उसके लिए कंडीशन होती है मांग पर देय एक प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय विपत्र। दूसरा है जब यह मांग या साइट पर प्रस्तुतिकरण पर देय अभिव्यक्त होता है, जिसका वर्णन की धारा 21 में किया गया है। थर्ड है जब इसमें भुगतान के लिए कोई भी समय निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, जिसका वर्णन धारा 19 में किया गया है। एंड जो चेक होता है वो हमेशा मांग पर देय होता है क्योंकि इसे मांग के अतिरिक्त अन्य तरीके से देय अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको तो बैंक में पुटअप करना ही पड़ता है, जो कि जिसका वर्णन धारा 6 तथा धारा 19 में है। मांग पर देय जो विलेख भुगतान के लिए किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम इंस्ट्रूमेंट, समय विलेख। ए टाइम इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम और ऑन स्पेसिफाइड डेट और आफ्टर द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन थ्रू द time of its happening may be uncertain is termed as a time management time instrument। एक निश्चित समय पर एक निर्दिष्ट दिनांक या एक घटना के घटने के बाद जिसका कि होना निश्चित होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक व्यापारी है वो कुछ वस्तु देता है, उसके वस्तु की सुपुर्दगी होने के बाद उसको ये इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ किया गया है वो देय है या उसका पेमेंट भुगतान होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समय विलेख।
इसके ऊपर समय विलेख में भले ही इसके घटने की दिनांक अनिश्चित हो, लेकिन उस घटना के घटने के बाद ही इसे दिया जाए या एक पर्टिकुलर टाइम बॉन्डिंग रहती है उसके बाद ही ये दिया जाए तो उसको हम कहते हैं समय विलेख। नेक्स्ट वन इज ambiguous instrument. According to section 17, when an instrument may be considered either as a promissory note or a bill of exchange, the holder may at his election treat it as either of the two, and thereafter the instrument shall be treated accordingly. इसको संदिग्ध विलेख बोलेंगे हिंदी में। धारा 17 में इसको परिभाषित किया गया है, जहाँ पर लिखित का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों हो सकता है। यहाँ धारक अपने निर्वाचन द्वारा उसे दोनों में से किसी भी रूप में बरत सकता है या उसका उपयोग कर सकता है। तत्पश्चात वह लिखित रूप में ही उसका उपयोग करेगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज इंच इंस्ट्रूमेंट या अपूर्ण विलेख। ये विलेख क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वांटिंग इन सम मटेरियल पर्टिकुलर एंड द पर्सन इन पोजीशन हैज़ द प्रीमा facie authority to make good the omission as think fit. अपूर्ण विलेख का अपूर्ण का अर्थ होता है अपूर्ण, इसको अनुत्तम या शुरू किया पर पूरा नहीं हुआ ये भी कहा जाता है। अतः एक अपूर्ण विलेख होता है वह विलेख है जिसमें किसी जरूरी विवरण की कमी होती है, कुछ लिखना भूल गया हो, भूल चूक भी हो सकती है, और जिस पर तथा कब्जे वाले व्यक्ति के पास उसके द्वारा चाहे गए उसके इच्छा के अनुसार विलोपन को सही करने का अधिकार होता है। एक ऐसा विलेख उचित समय के अंतर्गत तथा दिए गए अधिकार के अनुसार ही पूरा किया जाता है। तो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर यानी कि जो उस इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रतिज्ञा पत्र हो, विनिमय विपत्र हो या चेक हो, उसका धारक है, धारण करता है उसे, उसको बोलते हैं होल्डर। तो accordingly there are two essentials to exist in a holder. Number one is possessing the right to have the instrument in one's own name, and second is right to receive the amount payable from the parties. ये होता है धारक। धारक होने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं, लेख पत्र को अपने नाम में रखने का अधिकार होना और दूसरा संबंधित पक्षकारों से देय धन वसूल करने का अधिकार होना। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। According to section 19 of Indian Negotiable Instrument Act 1881, by the term holder in due course is meant any such person who prior to accrual of the payment of the amount mentioned in the instrument in lieu for the consideration and having sufficient reason for such belief that there was no defect in the title of the giver takes any bill of exchange which is payable to bearer or order, such pay or enrosee shall be holder in due course.
भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में जो इसको परिभाषित किया गया है वो है यथाविधि धारक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले विलेख में लिखित धन के देय होने से पहले और इस विश्वास का पर्याप्त कारण रखते हुए देने वाले के अधिकार में कोई दोष नहीं था ऐसा सोचकर किसी विनिमय पत्र को जो वाहक को देय हो या आदेशानुसार देय हो धारण करता है तो ऐसा प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकित यथाविधि धारक कहलाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स acquires the right to make a claim for the instrument's value against its originator and intermediate holders, even if one of these parties pass the instrument in bad faith or in a fraudulent transaction. A holder in due course may retain the right to enforce it. Let's see what are the elements of holder in due course. क्या क्या आवश्यक तत्व हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स में। सबसे पहले है इन रिटर्न फॉर सम कंसिडरेशन, प्रतिफल के बदले में होता है। द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट who has received the instrument without consideration, for example as a donation shall not be the holder in due course since consideration is essential for it, क्योंकि डोनेशन में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। प्रतिफल के बदले होना चाहिए ये अगर धारक कभी विलेख को बिना प्रतिफल के या दान स्वरूप दे देता है या अन्य प्रकार से प्राप्त करता, दान स्वरूप या अन्य प्रकार से प्राप्त करता है तो वह बिना प्रतिफल वाला विलेख होगा और ऐसा विलेख रखने वाला व्यक्ति यथाविधि धारक नहीं होता है। दान स्वरूप नहीं होना चाहिए, नहीं, यथाविधि धारक को किसी न किसी प्रतिफल के लिए ही, प्रतिफल का होना उसके लिए आवश्यक है। सेकेंड, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता तिथि के पहले। फॉर बीइंग ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इट इज एसेंशियल दैट ही मस्ट गेट द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एक परिपक्वता तिथि के पहले, यथाविधि धारक होने के लिए ये आवश्यक है कि परिपक्वता तिथि के पहले ही उसको वो विपत्र प्राप्त हो जाए, अन्यथा वो यथाविधि धारक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ ट्रांसफरी। इफ ही रिसीव द डॉक्यूमेंट विद द फेथ that there was no defect in the title of transferee, then he shall be a holder in due course. हस्तांतरक का अधिकार होता है यदि वो इस विश्वास के साथ विपत्र प्राप्त करता है कि इसमें जो हस्तांतरण करने वाला यानी हस्तांतरक के अधिकार में कोई दोष नहीं है तो वह यथाविधि धारी होगा। नेक्स्ट है विलेख पर अधिकार या राइट ऑन इंस्ट्रूमेंट। द होल्डर इन द केस ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड द रिसीवर और एंड्रोसी इन केस ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट शैल बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। वाहक विलेख की स्थिति में विपत्र का जो धारक होता है वो आदेश विलेख की स्थिति में प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकित ही धारक होगा, पृष्ठांकित ही यथाविधि धारक होगा। Let's see special rights of holder in due course. There are some special rights given to holder in due course. What are they? Number one is liability of earlier parties. Till the payment of the instrument, such previous party concerned with it shall be liable to the holder in due course.
यथाविधिधारी के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे पहला अधिकार इसका होता है कि स्टाम्प युक्त अपूर्ण विलेख। अगर कोई व्यक्ति स्टाम्प युक्त किंतु अपूर्ण विलेख पर हस्ताक्षर करके उसकी सुपुर्दगी किसी दूसरे व्यक्ति को कर देता है, अपूर्ण विलेख होता है यानी उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, तो दूसरे व्यक्ति को कर देता है, तो यथाविधि धारक के विरुद्ध यह नहीं कह सकता कि विलेख उसके आदेशानुसार पूर्ण नहीं किया गया। सेकंड, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट। False instrument when, as per order of the drawer, any bill of exchange is payable in some fictitious name and has been endorsed by the same person after signing as a drawer, the acceptor may not be claimed. The acceptor may not be claimed that it was a fictitious name to the holder in due course. जब ये जो कृत्रिम विपत्र होता है, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या होता है कि यदि कोई विनिमय पत्र लेखक के आदेशानुसार किसी कल्पित नाम से दे हो तथा उसी व्यक्ति द्वारा लेखक के रूप में हस्ताक्षर करके पृष्ठांकित किया गया हो, तो स्वीकर्ता यथाविधि धारक को यह नहीं कह सकता कि वह कल्पित नाम था, यानी कि वो रियल नाम नहीं था, ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोल सकता। Next one is conditional delivery. If the instrument is transferred to a holder in due course, the other parties may not claim that the transfer for the instrument was done for some specific purpose or for meeting some collection. सशर्त सुपुर्दगी। अगर लेख पत्र यथाविधि धारक को हस्तांतरित किया जाए तो अन्य पक्ष दायित्व से बचने के लिए ये नहीं कह सकते कि लेख पत्र का हस्तांतरण किसी शर्त या खास मतलब के लिए किया गया है। नेक्स्ट इज कंडीशनल डिलीवरी। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, the other parties may not claim that the transfer for the instrument was done for some specific purpose or for meeting some condition. Next, acquiring rights from holder in due course for holder. धारक द्वारा यथाविधिधारी से अधिकार प्राप्त करना। Any holder who acquires right from holder in due course gets the same right as here available to the holder in due course. किसी भी धारक को जो यथाविधि धारक से अधिकार प्राप्त करता है, वे समस्त अधिकार जो यथाविधि धारी को प्राप्त हैं उसे भी प्राप्त होंगे या हो जाएंगे। नेक्स्ट इज obtaining instruments in illegal way. The person liable for instrument may not claim against the holder in due course that the instrument was lost or he acquired it in a deceitful or illegal manner. Next is doubtful instruments. If any instrument looks to be a promissory note or a bill of exchange, the holder may treat it as earlier of the two forms and it shall be treated likewise later. Next, each holder is a holder in due course unless there is something to the contrary. Every valid holder is a holder in due course also.
restriction on denying the capability of endorsing to the receiver. If the promisor can't refuse or reject the capacity to endorse the acceptor of the promise or of the drawer or pay. So thank you. This is enough for today.